कोरोना वायरस के प्रादुर्भाव को रोकने और नागरिकों को इससे सुरक्षित रखने में जहां खाकी वर्दी तत्परता के साथ अपनी सेवा देती हुई नजर आ रही है, तो वहीं दूसरी ओर अपने वर्दी का दमखम दिखाकर इस खाकी वर्दी की छवि को दागदार करते हुए कुछ पुलिस अधिकारी भी नजर आ रहे हैं। और ऐसी ही खाकी वर्दी को दागदार करने वाली घटना वाशिम जिले के कारंजालाड़ में घटित हुई। कारंजालाड़ के किसान और दैनिक पुण्य नगरी के प्रतिनिधि सुधीर शेंडे अपने घर से मोटरसाइकिल से निकलकर खेती का सामान लेकर कारंजा रोड स्थित अपने खेत पर जा रहे थे कि बीच में बिजली कार्यालय के पास कारंजालाड़ के पुलिस उप निरीक्षक वाघमोड़े ने उनकी मोटरसाइकिल रोकी और उनके साथ में जबरदस्त मारहान की, जिसके चलते उनके पीठ पर गहरे ओल उमड़ गए। पत्रकार सुधीर देशपांडे के साथ घटित घटना जैसे ही पत्रकारों को पता चली, कारंजा के सभी पत्रकारों ने मिलकर इस घटना का निषेध करते हुए पुलिस उप विभागीय अधिकारी से कार्रवाई की मांग की। तब तक सुधीर देशपांडे ने कारंजा पुलिस स्टेशन में पुलिस उप निरीक्षक वाघमोड़े और 2 कर्मचारियों के खिलाफ शिकायत भी की एवं इस संदर्भ में तहसीलदार, पुलिस उप विभागीय अधिकारी एवं कारंजा पुलिस स्टेशन के थानेदार को भी निवेदन दिए गए। पुलिस उप निरीक्षक वाघमोड़े के दुर्व्यवहार की घटना वरिष्ठ अधिकारियों के कान तक पहुंच चुकी थी और उसमें वाघमोड़े की गलती होने के चलते उस पर अब कार्रवाई होने से कोई नहीं बचा सकता। ये बात वरिष्ठ अधिकारियों को समझ में आ गई, जिसके चलते पुलिस उप निरीक्षक वाघमोड़े की बदली रातों रात वाशिम कंट्रोल रूम में कर दी गई है। तो वहीं पत्रकार सुधीर देशपांडे की शिकायत और पत्रकारों के निवेदन के चलते कारंजालाड़ के थानेदार ने वाघमोड़े के खिलाफ कार्रवाई के संदर्भ में कहा कि अभी इस संदर्भ में वरिष्ठ अधिकारियों से चर्चा करनी पड़ेगी, तब गुना दर्ज होगा कि नहीं होगा वो तय किया जाएगा। तो वहीं दूसरी ओर पुलिस प्रशासन ने सुधीर देशपांडे के खिलाफ शासकीय काम में अड़थड़ा डालने पर उन पर गुना दर्ज किया है। यानी पुलिस प्रशासन स्वयं अपने विभाग के कर्मचारी को बचाने हेतु काम करता हुआ साफ नजर आ रहा है, लेकिन जिस पत्रकार पर अन्याय हुआ है उसे न्याय देने में आनाकानी भी की जा रही है, जिसके चलते पुलिस प्रशासन की दोहरी भूमिका पर समस्त वाशिम जिलावासी सवाल उठा रहे हैं। क्या पुलिस प्रशासन ईमानदारी से अपना कर्तव्य निभा रहा है क्या? क्योंकि वाघमोड़े पर गुना दर्ज करने हेतु वरिष्ठ अधिकारियों से चर्चा और पत्रकार पर कार्रवाई करने हेतु वरिष्ठ अधिकारियों से किसी भी तरीके की कोई चर्चा नहीं। ऐसे अनेक अनसुलझे सवालों के जवाब कारंजा शहरवासी कारंजा पुलिस स्टेशन की कार्रवाई के संदर्भ में तलाशने में लगे हुए हैं। अब देखना यह है कि पुलिस उप निरीक्षक देवीदास वानखड़े का वाशिम तो तबादला कर दिया गया है, किंतु वरिष्ठ अधिकारी अब पत्रकार सुधीर देशपांडे की शिकायत को कितनी गंभीरता से लेकर पुलिस उप निरीक्षक देवीदास वानखड़े पर कार्रवाई करते हैं, इस बात पर समस्त वाशिम जिला वासियों की नजरें टिकी है। कारंजालाड़ से अक्षय लोटे की यह विशेष रिपोर्ट। कोरोना वायरस ने संपूर्ण विश्व में अपना कोहराम मचा रखा है, जिसके चलते संपूर्ण विश्व की अर्थव्यवस्था बिगड़ सी चुकी है, किंतु इन सब में मध्यम वर्गीय नागरिक सबसे ज़्यादा मुसीबत में है। आज भारत देश में अनेक ऐसे दानदाता हैं जो खुले हाथ से इन मध्यम वर्गीयों की भी मदद करते हुए नजर आ रहे हैं। ऐसे ही मुस्लिम बहुल क्षेत्र में भी एक व्यक्तिमत्व है हाजी इरफान खान, जिनका व्यवसाय प्रॉपर्टी ब्रोकर डेवलपर का है और अमरावती मुस्लिम क्षेत्र के हर घर में इन्होंने अनाज पहुंचाने का बीड़ा उठाया है। इनका लक्ष्य है कि वह आने वाले समय में कम से कम 10,000 परिवारों तक राशन की किट बनाकर पहुंचाएंगे। इसी इरादे से आज तक उन्होंने कुल 2,500 से 3,000 परिवारों के आसपास नागरिकों को राशन की किट पहुंचाई है। उनके इसी कार्य के प्रति विदर्भ न्यूज़ की टीम पहुंची उनसे एक विशेष मुलाकात करने। आइए देखते हैं क्या कहते हैं हाजी इरफान खान। आज पूरे भारत देश में कोरोना महामारी के चलते चौतरफा लॉकडाउन है और इस लॉकडाउन में अनेक ऐसी सामाजिक संगठनाएं हैं या ऐसे दानदाता है जो अपने स्तर पर काम कर रहे हैं, किंतु कुछ ऐसे भी लोग रहते हैं जो हमेशा पर्दे के पीछे रहते हैं और बाज़ वक्त उनको ढूंढ पाना मुश्किल भी होता है, क्योंकि ऐसे समय में मददगार ही एक ऐसा वाहिद रहता है जिसको मदद मिलती है वो उसे कभी नहीं भूलता। अमरावती शहर के अंदर में मुस्लिम बहुल क्षेत्र का एक एरिया जिसे हम लालखड़ी कहते हैं और इसी लालखड़ी के एक दूसरे छोर पर बसा है यहाँ पर इरफान नगर। जी हाँ, इरफान नगर, और इसी इरफान नगर को बसाने वाले हैं हाजी इरफान अहमद खान, जो
बीते लॉकडाउन के तीसरे रोज से अमरावती शहर के मुस्लिम बहुल क्षेत्र सहित अनेक ऐसे ज़रूरतमंद लोगों के लिए इस गोडाउन से गेहूं, चावल, अनाज, शक्कर, तेल तक पहुंचा रहे हैं। इस बीते 22-23 दिनों में हाजी इरफान साहब का ये लक्ष्य था कि वो करीब 4,500 परिवारों तक ये अनाज पहुंचाएंगे और इसके लिए उनकी रोज़ाना की पैकिंग इसी गोडाउन से होती है। जिस तरीके से आप देख रहे हैं यही गोडाउन है, इस गोडाउन से होती है और इसी के चलते आज विदर्भ न्यूज़ की टीम पूरी पहुंची है हाजी इरफान साहब के गोडाउन पर। तो आइए करते हैं उनसे एक छोटी सी मुलाकात कि किस तरीके से वो गरीब लोगों की मदद कर रहे हैं और आगे उनका इस बारे में काम करने का लॉकडाउन के दरमियान और आगे उनका क्या मंशा है, वो कितने लोगों को मदद पहुंचाएंगे। तो चलते हैं हाजी साहब के तरफ। हाजी साहब, विदर्भ न्यूज़ में आपका मैं एक बार तहे दिल से इस्तकबाल करता हूँ। मुसीबत के वक्त में मददगारी ऐसा रहता है जिसे कोई नहीं भूलता है और शायद यही एक कैमरा ऐसा होगा कि मैं भी एक कोशिश कर रहा हूँ कि आपको उन लोगों तक पहुँचा सकूँ जिनको ऊपर वाले ने बहुत कुछ दिया हुआ है, बाकी दिल नहीं दिया, क्योंकि एक दिल ही ऐसी चीज़ रहती है कि सब कुछ वो करने पर मजबूर कराती है। ये जो आप काम कर रहे हैं, इस काम के लिए आपको कहाँ से इस बाबत ख्याल आया और कितने लोगों को आपने मदद पहुंचाने का जो है ये जिम्मा उठाया है? इसमें जब से लॉकडाउन शुरू हुआ है 15 से 20 दिन हो गए थे घर पे कि अंदर लॉकडाउन हमने भी कर लिए थे, लेकिन एक बेचैनी ने तराज हुआ कि भाई कुछ करना चाहिए और दूसरे संगठन माशाल्लाह हर संगठन छोटी से बड़ी संगठन ने हर घर तक के अनाज पहुंचाया है। कोई दौरा ही नहीं है इसके अंदर। अल्लाह उनको जज़ाए खैर अता फरमाए जो हर आदमी ने, हर संगठन ने और एक ग्रुप ने हर घर तक के अनाज पहुंचाया। लेकिन उनकी तरतीब ये थी कि उनके पास ज़रूरतमंद आ रहे भाई 5 हमको दे रहे हैं, लेकिन इसके अंदर ये हुआ कि हर घर के अंदर कभी 5 लोगों को ज़्यादा चले गए, 10 लोगों को ज़्यादा चले गए, 2 लोगों को ज़्यादा चले गए, ज़रूरतमंद तक के कहीं नहीं पहुँचा। लेकिन एक मेरे अल्लाह ने एक जहन में बात डाला क्या इसकी तरतीब ये ऐसी नहीं ऐसी करना चाहिए। तो मैंने एक तरतीब बनाया हूँ जिसके अंदर मैंने एक लक्ष्य उठाया हूँ 4,000 मकान से लेके 10,000 मकान तक के, जिसमें मैंने 4,000 मकानों का अल्हम्दुलिल्लाह इस गोदाम के अंदर माल बुलाया था और आज 2 दिन के अंदर से तीसरा दिन हो गया कि जिसमें मैंने 2500 मकान के अंदर अनाज पहुँचा चुका हूँ और 1700 से 1800 मकान या 2000 मकान 2 दिन के अंदर इंशाअल्लाह ताला ये भी पहुँच जाएंगे। उसके बाद का जो लक्ष्य है पहले रोज़े से लेके रमज़ान के बीच तक वो 6000 मकानों तक के इंशाअल्लाह ताला अनाज पहुंचाऊंगा। वो तरतीब से मैंने अनाज पहुंचाया हूं। जैसा एक महल्ले के अंदर 8 गली है, 8 गली के अंदर एक गली के अंदर 2 लोगों को जिम्मेदार बनाया हूं कि हर दरवाजे पे आप जाओ और ये पूछो कि भाई हमको अनाज की ज़रूरत है क्या। वो बंदों ने वैसी ही तरतीब से माशाअल्लाह चिट्ठी बनाई है और चिट्ठी बनाने के बाद मेरे पास पेश करी है चिट्ठी। मैंने वो चिट्ठी का टोटल मारा हूँ जिसके अंदर 21 महल्ले के अंदर मेरे पास 4000 नाम आए हैं। वो 4000 मकानों का लक्ष्य मैंने उठाया हूँ और इंशाअल्लाह ताला आधा समझ लो वो 21 महल्लों के अंदर से 12 से 13 महल्ले माशाअल्लाह वो कंप्लीट हो गए। अब ये जो बचे हैं 7 से 8 महल्ले ये कल और परसों इंशाअल्लाह ताला ये घरों के तक अनाज पहुँच जाएंगे। हाजी इरफान साहब, ये तो हो गया कि जो आपने 4000 लोगों तक के घर तक का जो अनाज पिलाने का बीड़ा उठाया था, आप उसको तरतीबात कर रहे हैं। इसमें आप लोगों के साथ में कितने लोग काम कर रहे हैं, कैसे लोग काम कर रहे हैं, किस तरीके से आप यहाँ से अनाज बना रहे हैं और उन लोगों के घर तक लॉकडाउन होने के बावजूद कौन से वक्त के दरमियान ये अनाज पहुँचाया जा रहा है? ये जो हम रात के अंदर ठंडे मौसम के अंदर लॉकडाउन के माध्यम से जो लॉकडाउन लगा हुआ है देश के अंदर, जो लॉकडाउन का जो रूल है 3 फुट 4 फुट के दूरी से हम बच्चों को 15 से 20 बच्चों से जो हमारे जो बराबरी के लोग हैं हमारे संस्था जो हमसे करीबन 15 से 20 संस्था हमसे जुड़ी हुई है और जो शहर के अंदर जिन्होंने हमने जो शहर के जो नाम लिए उसके अंदर से हम हर महल्ले से 5-5 बच्चों को बुला रहे हैं, जिसके अंदर आज बच्चे खाली बैठे हुए हैं, जोश भी है माशाअल्लाह के भाई हमको खिदमत का मौका दो। वो खिदमत के जज्बे से हमारे पास आ रहे हैं। हम उनको माशाअल्लाह हर 2 शिफ्ट कर रहे हैं इसके अंदर, करीबन 3 घंटे की शिफ्ट, ऐसी 6 घंटे के अंदर हम करीबन 2500 से 3000 2500 से 2200 थैली रोजाना भर रहे हैं। इसके अंदर कितने किलो एक अंदाजन एक थैली के अंदर 8 किलो अनाज भर रहे हैं। 8 किलो अनाज भर रहे हैं और इसी 8 किलो अनाज भरने के बाद में आपके पास में जैसा एक नाम आया था, मैं विदर्भ न्यूज़ के माध्यम से बोलना चाहूँगा दर्शकों को भी कि मुस्लिम बहुल क्षेत्र होने के बाद में क्या ये मदद सिर्फ मुस्लिमों के हद तक ही पहुँचाई जा रही है कि इसमें जो कोई आपके पास तक आ रहा है आप उनको भी मदद कर रहे हैं? नहीं, माशाल्लाह हमारे पास अभी पेराडाइज कॉलोनी को लग के एक महल्ला है, वो हमारे वकील साहब है संगठन वाले, उन्होंने उनका फ़ोन आया मुझे
और बोले भाई हमारे को गवर्नमेंट से तो जो कंट्रोल के जरिए अनाज मिल गया हमारे क्षेत्र के अंदर, लेकिन हमारे को शक्कर तेल होना, लेकिन मैंने माशाल्लाह उनको 60 पैकेट 1 किलो वाले उनको दिया हूँ। और दूसरे संगठन जो बटनेरी की है और अदर दूसरे संगठनों के मेरे पास जो लेटर जिनके व्हाट्सअप मेरे को की है 60 मकानों को 30 मकानों को, माशाल्लाह इसमें हिंदू मुस्लिम जो ज़रूरतमंद है, कोई इसमें भेदभाव नहीं, कोई समाज नहीं। ये जहाँ जो मैं हमसे जितना बनता है, जो हमको फ़ोन आते हैं, माशाल्लाह उनके लिए। आज कोरोना वायरस के मरीज धीरे धीरे बढ़ रहे हैं, शायद हो सकता है कि आगे भी ये लॉकडाउन कुछ और बढ़े, आगे रमज़ान महीना भी लगने वाला है। ऐसे समय में डबल ये हुआ है, आज भूखमरी की एक तरफ भले कम हो जाएगा, लेकिन त्यौहार के हिसाब से लोगों में एक ये रहता है कि भाई रमज़ान महीने में मुस्लिम समुदाय में खास करके मदद की जाती। आज आपने इतना बड़ा बीड़ा उठा लिया, फिर आपके सामने वो भी एक मौका है, तो उस समय फिर आप कैसा करेंगे? अल्लाह से तो दुआ कर रहे हैं कि अल्लाह हमें ताकत भी दे, कुव्वत भी दे। और इसके अंदर जो हमने एक बीड़ा उठाया है, अभी जो 4000 मकान हम जो माशाल्लाह कर दे रहे हैं, और आने वाले वक्त में जो हमारे पास 6000 या 5000 मकानों के नाम आ रहे हैं। मैंने आपको जैसा बताया कैसे कैसे हमारे पास जो चिट्ठी आ रही है, और इनको एक रोज़े से लेके आने वाले रमज़ान के ईद के पहले जो भी 15-20 दिन के अंदर इंशाल्लाह ताला वो हर घर के अंदर हम अनाज पहुँचाने की कोशिश करेंगे। जैसा कि आपने जाना कि हाजी इरफान साहब ने बताया कि 4000 से 4500 परिवार तक घरों घर जाकर वॉलेंटियर या इस संगठन के जो सदस्य है उन्होंने एक फहरिस्त बनाई, जिसे लिस्ट कहते हैं, और उस लिस्ट बनाने के माध्यम से ही वो अनाज पहुंचाया जा रहा है। 2500 परिवार तक ये अनाज पहुंच चुका है। आगे 1500 से 2000 परिवारों का अनाज ये जो गोडाउन में रखा हुआ है ये पैकिंग होना चालू है। जिस तरीके से एक हाथ बढ़ता है मदद का तो 10 हाथ बढ़ते हैं, और 10 हाथों से ही 100 हाथ होते हैं। कहीं ऐसे अमरावती शहर में भी है जो लखपति या करोड़पति भी है, किंतु वो अब भी अपने घरों में बैठे हैं। ये उनकी भी जवाबदारी है कि आज की इस बिगड़ी हुई परिस्थिति में गरीब खुददार जो अपना खुददारी, जिसे स्वाभिमान कहते हैं हिंदी में, अपना स्वाभिमान नहीं बेच सकता है, वो अपने घर में भूखा रहना पसंद कर सकता है। ऐसे लोगों तक भी मदद पहुंचाने का काम हाजी इरफान साहब भी कर रहे हैं, और हम भी आपसे ये कहना चाहेंगे कि आप भी हो सके तो अपने आस पड़ोस के अलावा अपने रिश्तेदार और जहां तक हो सकता उनकी मदद कीजिए। विदर्भ न्यूज़ के लिए शोएब खान, कैमरामैन आसिफ शेख के साथ में। विदर्भ न्यूज़ के लिए शोएब खान की रिपोर्ट। जिले की पालक मंत्री एडवोकेट यशोमती ठाकुर ने गुरुवार को धारनी चिकलदरे का दौरा किया, और इस दौरे के दरमियान धारनी में पालक मंत्री एडवोकेट यशोमती ठाकुर ने धारनी शहर के संभाग के मुख्य ठिकानों पर जाकर निरीक्षण किया कि यहाँ पर किस तरीके का नियोजन किया गया है। इस निरीक्षण के दौरान उन्होंने उप जिला अस्पताल सहित बाहरगांव के ठहरे हुए नागरिकों के पास जाकर उनका भी हालचाल पूछा। पालक मंत्री एडवोकेट यशोमती ठाकुर को बीते कई दिनों से धारनी तालुके से अनेक शिकायतें आ रही थी, जिसके चलते उन्होंने नागरिकों के हित के लिए धारनी संभाग का दौरा किया। धारनी संभाग के कलमकार दवाखाने से लेके पानी के संदर्भ में एवं कार्यालय के अधिकारी धारनी से अमरावती आकर रह रहे इस संदर्भ में उन्हें शिकायतें मिली थी, जिसके चलते उन्होंने सख्ती से सभी विभाग की बैठक लेकर उन्हें काम करने के निर्देश देते हुए हिदायत की। पालक मंत्री के इस दौरे के चलते धारनी संभाग के अनेक उलझे हुए प्रश्नों के सुलझने की आशाएं जनता को नजर आ रही है, और कोरोना वायरस के प्रादुर्भाव को रोकने हेतु पालक मंत्री एडवोकेट यशोमती ठाकुर ने आरोग्य विभाग को भी सख्ती से निर्देश दिए कि वो सामान्य नागरिकों की जांच में किसी भी प्रकार से कोताही न करे, अन्यथा उनके ऊपर कार्रवाई की जाएगी। और क्षेत्र के अनेक जिनके केंद्रीय राशन कार्ड नहीं बने हैं तो तहसीलदार को आदेश देते हुए इन सभी के तुरंत राशन कार्ड बनाने के भी आदेश पालक मंत्री एडवोकेट यशोमती ठाकुर ने दिए। धारनी संभाग का संपूर्ण दौरा करने के बाद में पालक मंत्री एडवोकेट यशोमती ठाकुर ने धारनी संभाग के बाबत दी जानकारी। धारनी से सुलेमान मेमन की ये रिपोर्ट। ठिकाणी धारनी येथे आढावा बैठक घेण्यात आली आणि त्या बैठकीमध्ये खरं मला भरपूर आधी यायचं होतं, पण म्हटलं जर कामं सुरळीत होत असतील तर कशाला उगाच त्रास द्यायचा। पण एकंदरीत माझ्याकडे खूप कंप्लेंट्स यायला लागल्या आणि त्याच्यामुळे आज या ठिकाणी मला येणं अनिवार्य झालं। सगळ्यात पहिले तर पुरवठ्याची पण कंप्लेंट्स होत्या। अधिकारी या ठिकाणी काही अधिकारी अमरावतीला जात आहेत सातत्याने, याच्या देखील कंप्लेंट्स होत्या आणि आज निर्देश देण्यात आलेले आहे
की पाणी पुरवठा असो किंवा मग शेतकऱ्यांच्या हिताचे नाफेडची खरेदी असो किंवा बाकी दुसरं नियोजन असो, या सगळ्या नियोजन या आठवड्यामध्ये पूर्ण करण्यात आले पाहिजे. आणि त्या ठिकाणी जर कोणीही अधिकारी जर अमरावतीला जात असतील राहायला तर त्यांनी शोकॉज देऊन त्या ठिकाणी त्यांच्यावर कारवाई करण्यात येईल. आजच्या तारखेला काही लोकांनी कंप्लेंट्स मेडिकल ऑफिसर्सच्या देखील केल्या. इथं त्यांनासुद्धा निर्देश देण्यात आलेले आहेत की त्यांनी चेकअप नाही करावं. सोशल डिस्टन्सिंगच्या नावावर सगळ्यांनी आपल्या घरात राहावं आणि चेकअप नाही करावं असं नाही. डॉक्टर्स असो किंवा ज्या गोष्टी बिलकुल आपल्याला लागतात, अतिआवश्यक वस्तूंमध्ये त्यांची गणना होते, त्या ठिकाणी त्याची उपलब्धी व्हावी. शेतकऱ्यांचं हित त्या ठिकाणी जोपासलं जावं आणि बाकी आदिवासी विभागाचं जे काही नियोजन आहे ते देखील या ठिकाणी तत्परतेने करण्यात यावं असे निर्देश देण्यात आले. कोरोना संक्रमण से नागरिकों को सुरक्षित रखने हेतु शासन अनेकों प्रकार से जन जागृति कर रहा है और इस जन जागृति के माध्यम से नागरिकों को कोरोना संक्रमण से कैसा बचा जाए उस बात के प्रति काफ़ी ज़्यादा जोर दिया जा रहा है. इस सब के बीच में महाराष्ट्र में प्रसिद्ध बहुरूपिया समाज जो अनेक मुद्राओं में नजर आकर देश को अपने बहुरूपिया किरदार से हंसाता था, लेकिन इस मुसीबत की घड़ी में शासन का सहयोग देने और कोरोना संक्रमण से नागरिकों को किस प्रकार से बचना चाहिए, इसके लिए गुरुवार के दिन टाकरखेड़ा शंभू में यह बहुरूपिया समाज कोरोना संक्रमण की जन जागृति करता हुआ नजर आया. टाकरखेड़ा शंभू गांव की विभिन्न गलियों में अनेक रूप धारण करे हुए यह बहुरूपिये कोरोना संक्रमण के बाबत नागरिकों में संज्ञान लाने हेतु क्या कह रहे थे, आइए जानते हैं. तो कोरोनाचा विषाणू मी मानवाच्या शरीरात प्रवेश करून त्याला मृत्यूच्या दारात ओढतो. मीच तो कोरोनाचा विषाणू. भारतच नव्हे, पूर्ण विश्व माझ्या दहशतमध्ये आहे. मीच तो कोरोनाचा विषाणू. नायक नहीं खलनायक हूँ मैं, जुल्मी बड़ा दुःखदायक हूँ मैं. जे व्यक्ती बेजबाबदारपणे वागतात त्यांच्या शरीरात मी प्रवेश करतो. जी व्यक्ती नियमित साबणाने हात धुत नाही त्यांच्या शरीरात मी प्रवेश करतो. जी व्यक्ती वारंवार सांगून सुद्धा घराच्या बाहेर फिरायला जातात अशांच्या शरीरात मी प्रवेश करतो. शिंकताना किंवा खोकलताना नाका तोंडावर रुमाल बांधत नाही अशांच्या शरीरात मी प्रवेश करतो. जी व्यक्ती नाक तोंड डोळ्यांना वारंवार हात लावतात ते मला फार आवडतात. मीच तो कोरोनाचा विषाणू. हाच तो कोरोनाचा विषाणू. मित्रहो, घाबरून जाऊ नका. आज भारतच नव्हे तर संपूर्ण जगावर कोरोनाने आपला थैमान घातलेला आहे. पण आपल्या सावधानतेमुळे आपण कोरोनाला हरवू शकतो. आपण जर काही सावधानता बाळगली, जसे वारंवार साबणाने किंवा हँडवॉशने 15 ते 20 सेकंद हात स्वच्छ धुणे, तोंडाला मास्क किंवा स्वच्छ रुमाल बांधणे, दोन व्यक्तीमध्ये व्यवस्थित अंतर ठेवणे, जवळपास 1 मीटरचं अंतर ठेवणे, शिंकताना किंवा खोकलताना तोंडावर रुमाल बांधणे, आपल्याला सर्दी खोकला किंवा ताप आला असे वाटल्यास जवळच्या दवाखान्यात जाऊन तपासणी करून घेणे. त्याचप्रमाणे आपण जर ही सावधानता बाळगली तर कोरोना आपलं काहीही बिघडवू शकत नाही. आवश्यक असल्यास प्रवास करणे, जर आवश्यक नसेल तर प्रवास न करता गर्दीच्या ठिकाणी जाणे टाळणे, हा जर उपाय आपण केला तर कोरोना आपलं काहीच बिघडवू शकत नाही. जहाँ तक इन बहुरूपियों के बारे में इतिहास है, ये एक जगह से दूसरी जगह जाकर नागरिकों के बीच में अनेक प्रकार के रूप धारण कर मनोरंजन कर ही अपना गुजर बसर करते हैं. किंतु ऐसे समय में जहाँ कोरोना वायरस के प्रादुर्भाव से नागरिकों को बचाने हेतु आज ये बहुरूपिया समाज सामने आकर नागरिकों के बीच जाकर इस कोरोना संक्रमण के बाबत लोगों में जागरूकता पैदा कर रहा है, जिसके चलते इन बहुरूपिया समाज की प्रशंसा संपूर्ण अमरावती जिले में की जा रही है. और कहीं न कहीं आज इन बहुरूपिया समाज के महत्वपूर्ण योगदान के चलते वो भी किसी कोरोना योद्धा से कम नहीं है. ये बात टाकरखेड़ा शंभू वासियों द्वारा भी कही जा रही है. टाकरखेड़ा शंभू से संतोष शेंडे की यह विशेष रिपोर्ट.